हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और रजाई में घुस कर पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो आइए हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 90वां क्वेश्चन है। इसके पीछे इसके पीछे का और क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुके हैं, मतलब प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन 90 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि हम किसी सीखने के कार्य को ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? अधिगम वक्र, अधिगम वृत्त कहते हैं, या फिर अधिगम कोण कहते हैं, या फिर अधिगम त्रिभुज कहते हैं, या फिर अधिगम वक्र कहते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम वक्र। ओके, जब हम किसी कार्य को ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं तो उसे हम अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, बताइए अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, बताइए कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 91 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। 91 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 प्रकार के अधिगम वक्र जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सरल रेखीय वक्र, नंबर 2 है अंतोदर वक्र, और नंबर 3 है नतोदर अधिगम वक्र, और नंबर 4 है मिश्रित अधिगम वक्र। ओके, इतना आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, मानसिक स्तरों तथा उनकी आयु के आधार पर शिक्षा प्रदान करना किस प्रकार की शिक्षा है? बताइए क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, जैक्सन के अनुसार शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बताइए जैक्सन के अनुसार शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4, 5, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 93, जैक्सन के अनुसार शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। ओके, जैक्सन के अनुसार शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव फेज, और दूसरी है इंटरएक्टिव फेज, और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक, पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक, प्री एक्टिव फेज को हिंदी में कहते हैं पूर्व क्रिया अवस्था। ठीक, और इंटरएक्टिव फेज को अंतः क्रिया अवस्था, और पोस्ट एक्टिव फेज को उत्तर क्रिया अवस्था कहते हैं। ठीक, हिंदी में। और प्री एक्टिव फेज को शिक्षण नियोजन व्यवस्था या प्रत्यात्मक या फिर
कंसेप्चुअलाइज करने की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 94, एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान देने के लिए योजना बनाता है। इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो एक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है, बताइए। पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षक नियोजन व्यवस्था, व्यवस्था बोल रहा हूँ, देखिए मैं भी ना, शिक्षक नियोजन अवस्था। ओके। और नंबर 3 है प्रत्यात्मक या कंसेप्चुअलाइज करने की अवस्था, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। ठीक, एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान देने के लिए योजना बनाता है। इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है, यानी शिक्षक कक्षा में जाने से पहले करता है। ठीक, उस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो उस अवस्था को पूर्व क्रिया अवस्था, या फिर शिक्षक नियोजन अवस्था, या फिर प्रत्यात्मक या कंसेप्चुअलाइज करने की अवस्था भी कहा जाता है। ओके, उपरोक्त सभी। सॉरी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक की वे सभी क्रियाएं जो कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है, उसे क्या कहते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। एक शिक्षक की वे सभी क्रियाएं जो कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने की समय तक करता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। फर्स्ट है प्री एक्टिव फेज, सेकंड है इंटरएक्टिव फेज, थर्ड है पोस्ट एक्टिव फेज, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95, 95 का कौन सा ऑप्शन सही है। 95 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अंतःक्रिया अवस्था, इंटरएक्टिव फेज। एक शिक्षक की वे सभी क्रियाएं जो कक्षा में प्रवेश करने से लेकर पाठ्यवस्तु प्रस्तुत करने की समय तक करता है, उसे अंतःक्रिया अवस्था कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में, अंतःक्रिया अवस्था में शिक्षक और छात्र दोनों आमने सामने होते हैं। ठीक, और शिक्षक शाब्दिक या अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है। पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन, प्रश्न पूछना, उत्तर सुनना आदि क्रियाएं करता है। उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षक का अर्थ है, शिक्षक का अर्थ है शिक्षक और बालक में संबंध स्थापित करना। देखिए शिक्षक का अर्थ है बालक और शिक्षक में संबंध स्थापित करना, शिक्षक और विषय में संबंध स्थापित करना, शिक्षक बालक और विषय में संबंध स्थापित करना, उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 का कौन सा ऑप्शन सही है। शिक्षक बालक और विषय में संबंध स्थापित करना। देखिए यहाँ शिक्षक जो लिखा है ना, ये मिसप्रिंट हो गया है, शिक्षक नहीं रहेगा, शिक्षण रहेगा। ठीक, इसको काट दीजिए, शिक्षण रहेगा। शिक्षण। ठीक, शिक्षण का अर्थ है, बताइए।
हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट। शिक्षण का अर्थ बताइए। तो शिक्षण का अर्थ है शिक्षक, बालक और विषय में संबंध स्थापित करना। ओके, यहाँ पर शिक्षण है। ओके, आप लोग समझ जाइएगा, शिक्षक लिख उठा है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है शिक्षण के अर्थ के प्रकार। ठीक, शिक्षण के अर्थ के कितने प्रकार होते हैं बताइए। 1, 2, 3, 4, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। शिक्षण के अर्थ के कितने प्रकार होते हैं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो शिक्षण के अर्थ के प्रकार जो हैं 3 होते हैं। ठीक, शिक्षण के अर्थ के 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं। एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, और नंबर 2 है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, और नंबर 3 है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। ओके, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ मतलब तानाशाही की इच्छा प्रमुख। ठीक, इसमें क्या होता है, एक तंत्र शिक्षण में शिक्षक कक्षा में आदर्श माना जाता है। ठीक, शिक्षक अपने आदेश और विचारों को छात्रों से बलपूर्वक मनवाता है। और एक तंत्र में शिक्षण के अर्थ में शिक्षक सक्रिय रहता है। छात्रों को शिक्षक के साथ वार्तालाप तर्क करने का अधिकार नहीं होता है। ओके, और दूसरा है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, इसमें जो होता है छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप, प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर भी ले सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ में। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। तानाशाही, शिक्षक सक्रिय, छात्र को शिक्षक के साथ वार्तालाप तर्क करने का अधिकार नहीं, छात्रों से अपने आदेश और विचारों को बलपूर्वक मनवाना, यह शिक्षण है। बताइए, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ है, या फिर लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ है, या फिर हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ है, या फिर पहला दूसरा दोनों सही। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर नंबर फर्स्ट सही है, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। ठीक, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ है, इसमें क्या होता है तानाशाही, शिक्षक सक्रिय, छात्रों को शिक्षक के साथ वार्तालाप तर्क करने का अधिकार नहीं होता है, छात्रों से अपने आदेश और विचारों को बलपूर्वक मनवाना, यह जो है एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय, शिक्षक और छात्र के मध्य शाब्दिक एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया, छात्र शिक्षक से तर्क, प्रश्न उत्तर तथा अन्य वार्तालाप कर सकते हैं। यह शिक्षक नहीं शिक्षण है। यह शिक्षण संकेत कर रहा है। बताइए, यह शिक्षण संकेत कर रहा है। यहाँ जो है ये शिक्षक नहीं रहेगा, शिक्षण रहेगा। ठीक, शिक्षण। बताइए, यह शिक्षण संकेत कर रहा है। हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, जनतंत्र में शिक्षण का अर्थ, दूसरा तीसरा दोनों। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99 का कौन सा ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहला नहीं, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, जनतंत्र में शिक्षण का अर्थ, ये दोनों ठीक। जब शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हों, शिक्षक और छात्र के मध्य शाब्दिक एवं अशाब्दिक अंतर्क्रिया हो, छात्र शिक्षक से तर्क, प्रश्न उत्तर तथा अन्य वार्तालाप कर सकते हैं, ऐसे शिक्षण को लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ या फिर जनतंत्र में शिक्षण का अर्थ कहते हैं। ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, छात्र और शिक्षक मित्रवत कार्य करते हैं। शिक्षक छात्रों को अधिक सक्रिय बनाते हैं। छात्रों में कठिनाई, समस्या समाधान की क्षमता, छात्रों में अधिक सक्रिय एवं क्रियाशीलता होती है। यह शिक्षण है। बताइए यह कौन सा शिक्षण है? हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ, हस्तक्षेप सहित शासन में शिक्षण का अर्थ, हस्तक्षेप में शिक्षक का अर्थ, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 100 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर फर्स्ट सही है, हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षक का अर्थ। ठीक। जब छात्र और शिक्षक मित्रवत कार्य करते हैं, शिक्षक छात्रों को अधिक सक्रिय बनाते हैं और छात्रों में कठिनाई और समस्या समाधान की क्षमता, छात्रों में अधिक सक्रिय एवं क्रियाशीलता होती है। यह शिक्षण जो है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। 101 क्वेश्चन नंबर 101। एक शिक्षक शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद वह सिखाए गए कार्यों का मूल्यांकन करता है। शिक्षक जानना चाहता है कि उन्होंने जो पढ़ाया छात्रों ने कितना ग्रहण किया, छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, यह क्रिया किस अवस्था के दौरान होती है? बताइए। यह क्रिया किस अवस्था के दौरान होती है? जल्दी बताइए। पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था, इनमें से कोई नहीं। बताइए 101 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, उत्तर क्रिया अवस्था। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण के स्तर। ठीक। क्वेश्चन, शिक्षण के स्तर हैं, इनमें से कौन कौन से शिक्षण के स्तर हैं? स्मृत स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ये सभी। बताइए इनमें से कौन शिक्षण के स्तर हैं? क्वेश्चन नंबर 102 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सभी शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। स्मृति स्तर का विकास किसने किया? बताइए स्मृति स्तर का विकास किसने किया? मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने, हंट ने, हावर्ड गार्डनर ने। बताइए किसने किया? क्वेश्चन नंबर 103 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर है हर्बर्ट। ठीक। स्मृति स्तर का विकास हर्बर्ट ने किया था। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है।
स्मृति स्तर पर जोर देता है। क्या जोर देता है, जल्दी बताइए। अच्छा, एक मिनट। स्मृति स्तर का विकास हर्बर्ट ने किया और बोध स्तर का विकास मॉरिसन ने किया। ठीक, एक देखिए देखिए, स्मिथ स्तर का विकास हर्बर्ट ने किया। ठीक, मॉरिसन ने बोध स्तर का विकास किया। बोध बोध ठीक से नहीं लिखाया है स्तर। और चिंतन स्तर का विकास हंट ने किया। ठीक, चिंतन स्तर का विकास हंट ने किया। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्मिथ स्तर जोर देता है, बताइए। रिकॉल या प्रत्यास्मरण में, समझने पर अंडरस्टैंडिंग पर, या फिर रटने पर, पहला तीसरा दोनों। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, पहला तीसरा दोनों। रिकॉल और क्रैमिंग मतलब प्रत्यास्मरण और रटने पर जोर देता है। ओके, स्मृति स्तर जो होता है वह प्रत्यास्मरण रटने पर जोर देता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शिक्षण के स्तर का सही क्रम है, बताइए। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर। चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर। बताइए निम्न में से शिक्षण के स्तर का सही क्रम है कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। 105 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। स्मिथ, पहले स्मृति स्तर, उसके बाद फिर बोध स्तर, उसके बाद फिर चिंतन स्तर। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रकट करता है कि छात्रों को समझ के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। यह शिक्षक के किस स्तर से संबंधित है। शिक्षक, देखिए यहाँ पर भी वही गलती हुई है। शिक्षक के स्थान पर भैया शिक्षण रहेगा। ओके, जहाँ पर हम बता रहे हैं वहीं पर शिक्षण रहेगा और बाकी हर जगह मत समझ लीजिएगा। ओके, शिक्षण रहेगा। ओके, शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है, बताइए। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, पहला दूसरा दोनों सही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बोध स्तर। ठीक, बोध स्तर सही है। ओके, एक शिक्षक छात्रों के समझ पाठ्यवस्तु को इस प्रकार प्रकट करता है कि छात्रों को समझ के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। यह शिक्षण जो है बोध स्तर है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। शिक्षण के किस स्तर में नियम सिद्धांत बताए जाते हैं, बताइए। शिक्षण के किस स्तर में नियम सिद्धांत बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोध स्तर। ठीक,
बोध स्तर में शिक्षण के बोध स्तर में नियम सिद्धांत बताए जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतन स्तर शिक्षण का विकास किसने किया? चिंतन स्तर के शिक्षण का विकास किसने किया, बताइए। मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने, हंट ने, एलन ने। अभी जस्ट पीछे बताया हमने। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। हंट ने। ओके, चिंतन स्तर का विकास हंट ने किया था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक अपने छात्र में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है या मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, यह कौन से शिक्षण के स्तर से संबंधित है, बताइए। कौन से शिक्षण के स्तर से संबंधित है? बोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 109 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड, चिंतन स्तर। ओके, एक शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है या मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, यह कौन से शिक्षण स्तर से संबंधित है? तो यह चिंतन स्तर से संबंधित है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, शिक्षण के स्तर में सर्वोच्च स्तर कौन सा है? शिक्षण के स्तर में सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, समझ का स्तर, बताइए इनमें से कौन सा स्तर सही है? क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, चिंतन स्तर। ओके, समझ भी चिंतन से ही रिलेटेड है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा चिंतन स्तर। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग विधि का विकास किसने किया, बताइए। माइक्रो टीचिंग विधि का विकास किसने किया? पियाजे ने, सेंट थॉमस किलपैट्रिक ने, एलन महोदय ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, एलन महोदय ने। ठीक, एलन महोदय ने माइक्रो टीचिंग विधि का विकास किया। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, छात्राध्यापक एक छोटे से पाठ को अपने सहपाठी छात्रों को लगभग कितने मिनट तक पढ़ाता है, जल्दी बताइए। एक छात्र अध्यापक एक छोटे से पाठ को अपने सहयोगी छात्रों को लगभग कितने मिनट तक पढ़ाता है, जल्दी बताइए। 112 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 112, 5 से 10 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, उद्दीपन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, खोजपूर्ण कौशल, व्याख्या कौशल आदि कौशल का विकास किया जाता है, बताइए किसमें की आदि कौशल का विकास किसमें किया जाता है? चिंतन स्तर में, सूक्ष्म शिक्षण से, पुनर्बलन से, प्रस्तावना कौशल से, किससे किया जाता है? चलिए बताइए। 113, क्वेश्चन नंबर 113 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सूक्ष्म शिक्षण से। सूक्ष्म शिक्षण से प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, उद्दीपन कौशल, पुनर्बलन कौशल
श्यामपट्ट कौशल, खोजपूर्ण कौशल, व्याख्या कौशल आदि जो है आदि कौशलों का विकास होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 प्लानिंग, पाठ योजना, टीचिंग शिक्षण 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट, रिप्लान पुनर्योजना, टीचिंग रीटीचिंग, रीफीडबैक किसके सोपान है, किसके सोपान है, स्टेप्स हैं, बताइए जल्दी बताइए। पुनर्योजना के, पाठ योजना के, पाठ योजना निर्माण के, सूक्ष्म शिक्षण के, पुनर्शिक्षण के, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सूक्ष्म शिक्षण के। ठीक, प्लानिंग पाठ योजना, टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण जो होता है 6 मिनट होता है। ठीक, फिर फीडबैक, फीडबैक जिसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठ पोषण 6 मिनट का होता है। रिप्लान मतलब पुनः फिर से प्लान का निर्माण करना, योजनाओं का निर्माण करना, रिप्लान के लिए 12 मिनट होता है। और फिर रीटीचिंग पुनर्शिक्षण मतलब फिर से पढ़ाने के लिए फिर से 6 मिनट का समय होता है। रीफीडबैक पुनः पृष्ठ पोषण यानी पुनः फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट होता है। यह किसके सोपान है, सूक्ष्म शिक्षण के स्टेप्स हैं या सोपान हैं। ओके, उसके बाद अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई सीखा हुआ ज्ञान या कौशल किसी दूसरे ज्ञान या कौशल को सीखने में मदद करता है तो उसे कहते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जब कोई सीखा हुआ ज्ञान या कौशल किसी दूसरे ज्ञान या कौशल को सीखने में मदद करता है तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 का कौन सा ऑप्शन सही है। शून्य स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं, या फिर अधिगम स्थानांतरण, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अधिगम स्थानांतरण। ओके, जब कोई सीखा हुआ ज्ञान या कौशल किसी दूसरे ज्ञान या कौशल को सीखने में मदद करता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ओके, और रह गई बात शून्य स्थानांतरण की, जब कोई सीखा हुआ ज्ञान या कौशल किसी दूसरे ज्ञान या कौशल को सीखने में ना तो मदद करता है या तो ना तो नुकसान करता है या तो हानि पहुंचाता है तो उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण उसे कहते हैं जिसमें पूर्व पहले का सीखा हुआ ज्ञान या कौशल आगे के ज्ञान एवं कौशल को सीखने में हानिकारक होता है तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन नंबर 116, एक बालक विद्यालय में जोड़ गुणा घटाना सीखता है और उसी ज्ञान का उपयोग बाजार में चीजें खरीदते समय करता है। यह किसका उदाहरण है, जल्दी बताइए। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक बालक विद्यालय में जोड़ गुणा घटाना सीखता है और उसी ज्ञान का उसे नहीं है उसी ज्ञान का, ठीक, उसी ज्ञान का उपयोग बाजार में चीजें खरीदते समय करता है। यह किसका उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 116 का कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 116 का कौन सा ऑप्शन सही, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अधिगम स्थानांतरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 117, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3, 4, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, 4। ठीक, अधिगम स्थानांतरण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण। ओके, अभी अभी आ रहा है आगे, धैर्य रखिए थोड़ा, सब कुछ 1 मिनट के अंदर में ही जान लेंगे क्या? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा पूर्व ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण जो हमें नए ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण को सीखने में मदद करती है उसे कहते हैं। बताइए, आ गया। ऐसा पूर्व ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण जो हमें नए ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण को सीखने में मदद करती है उसे कहते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 118, 118 का कौन सा ऑप्शन सही है? धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, ऐसा पूर्व ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण जो हमें नए ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण को सीखने में मदद करता है उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 119, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल सीखने से संभवतः तैराकी, स्ट्रोक सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह उदाहरण है। बताइए, यह किस स्थानांतरण का उदाहरण है? बताइए, क्षैतिज स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, सेकंड, थर्ड, दोनों। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 119 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, शून्य स्थानांतरण। ठीक, बास्केटबॉल सीखने से संभवतः तैराकी, स्ट्रोक सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह उदाहरण है शून्य स्थानांतरण का। ओके, और बाकी के बच गए क्षैतिज स्थानांतरण और ऋणात्मक स्थानांतरण। तो यह जो है अगले 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 प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, और हाँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही सही अटैम्प्ट किए हैं। ओके, और कितने 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 नंबर आपको मिले, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट तक आपको ऐसे ही 500 प्लस प्रैक्टिस पेपर मिलने वाले हैं और करीब 5 से 7 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। ओके, तो इस बार सीटेट को फोड़ कर आना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।